देखिए, साइजेस की हम बात करेंगे कि किस तरह से साइज जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं और कम से कम देख सकते हैं, या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो है डिस्टेंसेस को देखते हैं। जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 10⁻27 मीटर्स तक है, 10⁻27 मीटर्स तक का। मिल्की वे गैलेक्सी है 10⁻21 मीटर तक। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 10⁻11 के ऑर्डर का है। ठीक है। आदमी जो कुछ मीटर में खेलता है तो 1 मीटर उसकी हाइट, 2 मीटर, 3 मीटर जो भी है, और टेनिस बॉल से दूरियां भी मीटर में नापते हैं। जो हमारे भीतर रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, उसकी यूनिट जो है वो 10⁻6 मीटर की होती है, 1 माइक्रोमीटर की। ठीक है। और एटम जो है 10⁻10 मीटर का होता है, और प्रोटॉन जो है वो 10⁻15 मीटर का होता है। ठीक है। ये बातें जरा जानने में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और पीछे मैं चलता हूं, समझिए। आ, हाँ, आप देखिए, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, ये देखो, इसको देखो ध्यान से। देखो, एटम की साइज है 10⁻10 मीटर की। न्यूक्लियस बिल्कुल उसके सेंटर में है, 10⁻14 मीटर की। 10,000 गुना 10,000 गुना छोटा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज है 10⁻15 मीटर की, और इलेक्ट्रॉन की साइज है 10⁻18 मीटर से भी छोटा। ठीक है, बस इसको ध्यान में बस देख लो, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पीछे आओ, ये देखो, यहां मैं एक चीज तुम्हें बताऊं कि ध्यान दो। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो सॉलिड कलर, ये जो एटम है, ये जो एटम है, एटम के केंद्र पे न्यूक्लियस है। यहाँ छोटा सा न्यूक्लियस है ना। अगर ये डिस्टेंस 10,000 है तो ये डिस्टेंस 1 है ना। यानी बहुत ज्यादा बड़ा है। एटम्स के बीच में जो हम तोड़ते चले जाते हैं माइक्रो लेवल पे, और छोटा और छोटा, तो हम ये पाते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, जिसे आप परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, वहां पे आप तोड़ते चले जाइए तो जो उसका न्यूक्लियस है, जिसे आप नाभिक बोलते हैं, जिसे आप नाभिक बोलते हैं, वह जो है, अगर एटम की साइज 10⁻10 मीटर की है तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻14 मीटर की है। और इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की साइज और न्यूट्रॉन की साइज, इन दोनों की साइज 10⁻16 मीटर के ऑर्डर की होती है, या 15 मीटर के ऑर्डर की होती है। और इलेक्ट्रॉन की साइज जो होती है वो 10⁻18 मीटर से भी छोटा होता है, इससे 100 गुना, 1000 गुना। ठीक है, इसको 15 लेस देन कह सकते हैं, 15 बोल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भी बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। बनाने को डायग्राम हम लोग बहुत रफ डायग्राम बना देते हैं। हम लोग बना ऐसा देते हैं कि, बनाने को तो ऐसे बना देते हैं कि ये देखो न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दूरी ऐसी नहीं होती, ये दूरी बहुत ज्यादा होती है। तुम इस डायग्राम में देखो ध्यान से कि 10,000 गुने का फर्क है, तो बहुत छोटा मैं बना रहा हूं। अगर मैं इसको 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर का बनाता हूं, 1 सेंटीमीटर का बनाता हूं,
तो ये 10,000 सेंटीमीटर होगा, 10,000 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उससे 10,000 गुना बड़ा, यानी कि 100 हटा दो, यानी कि करीब करीब ये 1 सेंटीमीटर है, ये 10,000 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 मीटर है ना। इसका मतलब ये हो गया कि तुम अगर किसी यहाँ पे एक न्यूक्लियस को रखते हो, 100 मीटर लंबा रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो, है ना, तब जा करके तुम जो है बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन उतनी है, न्यूक्लियस यहाँ पे है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻14 मीटर होती है, और इसकी 100 मीटर दूरी पे चली गई, और एटम की साइज 10⁻10 मीटर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब देखो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे कि कितना गुना बड़ा है, देखो 10,000 गुना बड़ा है ना, 10,000 ऐसा हुआ। तो अगर तुम यहाँ पे न्यूक्लियस को रखोगे 10⁻14 मीटर, राइट, तुम्हें ये कितना रखना पड़ेगा, 10,000 गुना बड़ा। 10,000 गुना बड़ा कितना हो जाएगा बोलो, 10,000 गुना बड़ा इतना हो गया। ये दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि इतने का फर्क होता है। तुम एक चीज़ और देखो, ये बात समझने की है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लिखने को हम लोग आगे भी तुम जब पढ़ोगे ना, तो टीचर लोग ऐसे बना देंगे कि देखो ये न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे, लेकिन ये डायग्राम एकदम गलत है। ये जगह इतनी कम नहीं होती हमारे शरीर में, जो तोड़ते चले जाएं तो एटॉमिक लेवल पे जो मिलेगा, एटॉमिक लेवल पे बहुत सारी जगह खाली है, बहुत सारी जगह खाली है, और बहुत छोटा सा जगह न्यूक्लियस भरा हुआ है। ये ऐसा हुआ। ये बात ठीक है, तुम 9th में हो, तुम 10th में जाओगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें याद करोगे, समझोगे। ठीक है, लेकिन तुम इस बात को समझो कि भीतर हो क्या रहा है, भीतर ऐसा ही हो रहा है। जरा इसमें जाओ, देखो ये क्या कह रहा है, इसमें जाओ, इसको बहुत ध्यान से देखो। ये अभी जो देख रहे थे, देखो, कंपेयरिंग साइजेज ऑफ, देखो, अब देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारे बाल की लंबाई क्या होती है, देखो तुम्हारे बाल की लंबाई क्या हो, थिकनेस क्या होती है, देखो, थिकनेस ऑफ हेयर, thickness of hair is thickness of hair is the larger diameter, और coarse hair has a typical diameter of 120 microns। देख रहे हो ये माइक्रॉन्स में है। फॉर कंपैरिजन सेक अ पीस ऑफ कॉपी पेपर इज 70 microns thick, फाइन हेयर इज ऑलमोस्ट हाफ द थिकनेस ऑफ कॉपी पेपर, है ना, एंड कोर्स हेयर हैज अबाउट ट्वाइस द थिकनेस। ठीक है, फाइन हेयर। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ डायग्राम में जाओ, 28 मिली, क्या चीज, रुके रहो, थोड़ी देर रुके रहो बच्चे, समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। देखो, हाँ, ये तुमसे कहा जाए कि इस बाल की जरा थिकनेस निकालो, तुमसे कहा जाए कि इस पेन की लंबाई निकालो, पेन की लंबाई तुम निकाल लोगे, यहां से तुम अपना एक टेप लोगे और नाप लोगे कि भैया ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तुम बोलोगे कि ये 7 सेंटीमीटर है, बहुत आसान है, निकाल लिए तुम 7 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने कहा तुम, ये बाल है, आदमी का ये बाल है, इसकी मोटाई निकालो, ये बाल है, इसकी लंबाई तो निकाल लोगे, मेरा बाल इतना लंबा है, लेकिन इसकी ये वाली, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई समझ रहे हो कौन सी, ये वाली, ये लंबाई नहीं, कि मोटाई में पूछ रहा हूं, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मोटाई,
वो कुछ मिलीमीटर, कुछ माइक्रोमीटर आता है, यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा हमारा बाल होता है ये। तो मिलीमीटर तो हम लोग देख नहीं पाते, मिलीमीटर बड़ा छोटा होता है। मिलीमीटर मुझे लगता है ये इससे भी छोटा होता है, इसका 10वां हिस्सा होता होगा मिलीमीटर। छोटा बिंदु देख रहे हो, इसका 10वां हिस्सा होता होगा मिलीमीटर का। 100वां, उसका 1000वां हिस्सा माइक्रोमीटर हुआ। समझो बात को, मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हारा 1 मीटर हुआ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? 100 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हुआ? 10 मिलीमीटर हुआ। 1 मिलीमीटर में कितने हो गए बोलो? 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा करोगे तो कुछ, या 100वां हिस्सा कर लो, एक बाल तुम्हारा होगा, हेयर, बाल तुम्हारा होगा। उस बाल का तुम 10,000वां हिस्सा करो, तब तुमको एटम मिलेगा, से तुम परमाणु बोलते हो। और का फिर 10,000वां हिस्सा करो, तब तुमको एक न्यूक्लियस मिलेगा। समझे? नाभिक मिलेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाइए। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था नेट पे कि कहीं से मिल जाए, वो मिल नहीं रहा है। ये बात को समझो, 1 मीटर कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता होगा, इतना लंबा होता होगा 1 मीटर। 1 मीटर का में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 100वां हिस्सा मिलीमीटर का, वो हमारा बाल हुआ। उस बाल का 10,000वां हिस्सा परमाणु हुआ। उस परमाणु का 10,000वां हिस्सा वो नाभिक, न्यूक्लियस हो गया। क्या तुम न्यूक्लियस को देख पाओगे? देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कैसे देख पाओगे यार? मीटर तो दिखेगा, 1 सेंटीमीटर भी दिखता है स्केल पे, मिलीमीटर भी आंखें थोड़ी दुरुस्त है तो दिख जाएगा। तो 100वां हिस्सा बाल है, वो भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं। कभी कभी देखो, सुई में जो गांव में माता जी लोग सुई में धागा डालती है तो डाल ही नहीं पाती है, या बड़ी मुश्किल है, बहुत छोटा छेद है, सुई डालना है, धागा डालना है। उस बाल का 10,000वां हिस्सा एक एटम होता है, और उसका 10,000वां हिस्सा न्यूक्लियस होता है। अब बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि यूरोप में ऐसे लोग थे, यूरोप में ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको, यूरेनियम के नाभिक को, यूरेनियम 235 के का न्यूक्लियस था, को 2 टुकड़े में तोड़ दिया। कहोगे ये कौन सी बात है, ये तो समझ में ही नहीं आया, दिखता तो है नहीं, पता कैसे चला 2 टुकड़े में तोड़ दिया? ये बताओ। जो चीज दिख ही नहीं रही है वो है नहीं है। मैं एक डब्बा में तुमको सामान दूं कि ये सामान ले लीजिए, तुमको कुछ है ही नहीं, हम कहें वो इतना पतला है कि आपको दिख नहीं रहा, आप ले जाइए। तो न्यूक्लियस इतना छोटा है, मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का है। मतलब क्या? समझ रहे हो? 10⁻⁻14 मीटर, यानी इस मीटर को कितने टुकड़े में तोड़ोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस मीटर को इतने टुकड़ों में तोड़ोगे, इस मीटर को इतने टुकड़ों में तोड़ोगे, तब जाके वो न्यूक्लियस होगा। टूट पाएगा क्या? नहीं। लेकिन यूरोप में ऑटो हान नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस को तोड़ा, और वहीं से सारा उपद्रव शुरू हुआ। कहते हैं कि छोटा सा परमाणु है वो, इसने 10 लाख लोगों की हत्या की। आपको पता है? दिखने में कितना छोटा है ये। मतलब तुमसे मैं कहूं कि एक ऐसी चीज है जो कि 1 मीटर में 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 100 बाल होते हैं, एक बाल का 10,000वां हिस्सा, उस 10,000वें में से उसका 10,000वां हिस्सा, उस छोटी सी चीज को अगर मैं फोड़ूंगा तो पूरा जापान में 10 लाख लोग मर जाएंगे। क्या तुम ये बात मानोगे? मानोगे नहीं, लेकिन बात सच है। कैसा लगा सुन के? लेकिन ये बात सच है। 10 लाख लोग मार दिए गए।
एक दिन में एक बम से, राइट, यूरेनियम 235 से वो बम बना। 1 लाख लोगों ने मिलकर के ये बम बनाया। 1 लाख लोगों का हाथ लगा, बहुत सारे लोग लगे, साल भर के अंदर बम बना लिए। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाए ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर ना बना ले, इसलिए वो पहले खुद बना लिए। ठीक है। तो ये जो तुम समझो बात को, कि जब लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो एक वैज्ञानिक जो है किसी नाई की दुकान पे अपना बाल बनवा रहा था, और जब उसने सुना कि ये तो नाभिक को तोड़ दिया गया है, पढ़ा उसने, अखबार अखबार ले करके उसी हालत में बाल और यहाँ आधा कटा हुआ और लेके भाग गया, वो सड़क पे दौड़ रहा है। इंडिया में लोग इतने समझदार हैं कि वो नहीं दौड़ेंगे, इंडिया में बाल कटा लेंगे, उस अखबार को चुरा लेंगे, घर ले जाके पढ़ेंगे। वो वैज्ञानिक पागल था। के लिए 50-70 साल हो गए, अभी 70 साल पहले की ये घटना है, तो 44-45 की घटना है। आटो हान नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस को तोड़ लिया, 2 टुकड़े में तोड़। अब आपको बस मैं महसूस कराना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना उड़ाना नहीं चाहता हूँ। पहले मैं सिर्फ तुमको ये महसूस कराना चाहता हूँ कि विज्ञान को रहस्य की तरह देखो, कि एक चीज जो 1 मीटर में 100 हिस्से है, फिर उस एक हिस्से में 10 हिस्सा है, फिर एक हिस्से में 100 हिस्सा है, उसमें एक बाल है, उसका 10,000वां हिस्सा, फिर उसका 10,000वां हिस्सा, तो अगर फोड़ दिया जाता है, और इतना ही लेकर के, ज्यादा नहीं, 2 ग्राम ले लो और ले जाके फोड़ दो, तो 10 लाख लोग मर गए। डायनामाइट से कितने लोग मारोगे? रिवॉल्वर लेके बहुत बड़े गुंडे बनते हो, कट्टा लेकर के लोग गुंडे बनते हैं, हमारे धाए से कई बार नकली कट्टा होता है, रिवर्स फायर कर देता है, खुद ही मर जाते हैं, है कि नहीं? रिवॉल्वर लेके क्या कोई गुंडा बनेगा? एटम बम से बड़ा क्या है गुंडई? एटम बम जो बना, इतना बड़ा न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस फोड़ा, तो आने वाले जमाने में बम बड़े बड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे, नैनो बम होंगे, तो सुरती की तरह ठोकोगे और बम फूट जाएगा और पूरा किला ही उड़ जाएगा। है, ऐसा हो सकता है। जब आदमी सुरती बनाता है तो सुरती में उसके न्यूक्लियस दबते हैं कि नहीं दबते हैं? पता चला सुरती से कहीं न्यूक्लियस विस्फोट हो गया। ये भी बड़े मजे की बात है, लेकिन तुम पहले अपने दिलो दिमाग में ये बात को जाने दो कि बहुत छोटी चीज से लोग मारे गए। कोई तलवार से नहीं मारा गया, तलवार से जमाना गया। तलवार निकालो, सीने में घोपो, और क्या नाम है कि निकले और तुम गला कट गया और तुम नहीं। अब जमाना आया कि हम तो इतनी छोटी चीज को फोड़ देंगे जो कि हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, और वो चीज कितना विनाशकारी है। और मजे की बात देखो, सूरज के अंदर भी यही हो रहा है। सन जो सूर्य देवता है, तो छठ में औरत लोग किसी नाले में गली में खड़े होकर के वो करती हैं लोग, औरत लोग, वही सूर्य देवता है ना। छठ में कहीं भी खड़े हो जाती हैं औरतें, नदी नाला गंदा पानी उसका ख्याल नहीं रखती हैं। आखिर धार्मिक आदमी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखता है, ठीक है कि नहीं? बस नदी मिले नाला मिले वही स्वर्ग में। यहाँ भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, सूरज की किरणें इसीलिए आ रही हैं तुम तक, क्योंकि वहां भी बहुत सारे बम है। वो क्या लगता है, सूर्य कोई देवता है? तुम्हें लगता होगा कि सूर्य कोई देवता है, सूर्य कोई देवता होता नहीं है, सूर्य एक बम है, राइट। जो काम तुम्हारे न्यूक्लियर बम में हुआ, वही काम इसमें भी हुआ, सूर्य में भी हुआ। सूर्य एक ऐसा बम है जो लगातार फट रहा है, और उससे जो रोशनी निकल रही है, उसी को तुम सूर्योदय और सूर्यास्त कह रहे हो, है ना, राइट? उसी को तुम सूर्योदय या सूर्यास्त बोल रहे हो, ठीक है। तो लिखो इस बात को, साइज वाली बात मैंने लिखी थी, पहले वो बात लिख लो, इस चीज को लिखो, लिखो।
हाँ, तो विज्ञान पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये है उसको महसूस करना। महसूस करना तो बंद कर दिए हो तुम। सामान्य कुत्ते और बिल्लियों के पास जो समझ होती है कि सड़क क्रॉस कर रही है, दूर से गाड़ी देखो तो वापस लौट जाते हैं। आदमी के बच्चों के पास वो समझ नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले उस समझ को ग्रहण लगा दिए हैं। जो स्कूल जाता है वो कुत्तों बिल्लियों से भी बदतर हो जाता है। रट रट के अभी कुत्ते बिल्लियों को स्कूल भेजना शुरू करो, रट रट के पागल हो जाएंगे, कुत्ते इस तरह घूमेंगे, बेचारे उतनी आजादी से घूम नहीं पाएंगे। वही हालत आदमी के बच्चों का है। अगर हम विज्ञान को सरल भाषा में बताएं कि भैया ऐसा ऐसा है, और तोड़ तोड़ के आप वास्तव में क्या पा जाते हैं, आप बहुत छोटी सी चीज को तोड़ते हैं, बहुत छोटी सी चीज को तोड़ते हैं। जो 1 मीटर का 10 की पावर 14 हिस्सा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 100 खरब। जो 1 मीटर का 100 खरबवां हिस्सा है, उसको तोड़ते हैं आप, और तब बम बनता है। तो ये जो सूर्य देवता है ना, ये कोई देवता होता नहीं है, ये बम है। ये एक हाइड्रोजन बम है, जिसके अंदर की हजारों करोड़ों एटम ब्लास्ट हो रहे हैं। और उस ब्लास्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसमें रोशनी भी रिलीज हो रही है। उसी को आप कहते हैं कि सूर्य देवता को प्रणाम कर लो, जल चढ़ा दो। वो बम है। तो सबसे बड़ा गुंडा सूर्य है इस पूरे यूनिवर्स का। वो खुद अपने आप में बड़ा बम है। गलत कर रहे हैं। सूर्य से रोशनी क्यों निकलती है, कभी सोचे? तुम सोचे ही नहीं, तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आखिर क्या हो रहा होगा कि सूरज से रोशनी निकल रही है। कभी सोचे? कितने लोग सोचे, कभी हाथ उठाओ। कितने लोग सोचे कि सूरज से रोशनी क्यों निकल रही है? बस निकल रही है। बस खाए पिए, टॉयलेट गए, बढ़िया बढ़िया बात किए, बढ़िया कपड़ा खरीदे, मोबाइल पापा से जिद करके खरीदवा लिए, इसी में जीवन है। बहुत हुआ बेहुदे निरहुआ को सुन लिए, और ये सबको सुन लिए, हो गया काम। ये सब जो गंदगी फैलाते हैं भोजपुरी में, वही देख देख के तुम लोग बड़े हुए हो। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 500 टन, 500 टन हाइड्रोजन प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 500 टन किलोग्राम हाइड्रोजन जलती है, और 496 टन हीलियम बना देती है। टन किलोग्राम हीलियम बना देती है 1 सेकेंड में। 4 टन कहाँ गया? 500 टन नहीं, 500 लाख टन। इतना टन तो कहीं भी होगा। 500 लाख टन, और ये इतना लाख टन। देखो, 500 लाख टन हाइड्रोजन, उतना किलोग्राम हाइड्रोजन 1 सेकेंड में जलती है, और 496 लाख टन हीलियम में बदल जाती है। जो 4 लाख टन है वो कहाँ गया? 4 लाख टन हाइड्रोजन कहाँ गया? वही लाइट बन के बाहर निकल रहा है। वही मास, ये जो मास था ना, ये जो मास था, पहली बार आइंस्टाइन ने कहा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम। ये बहुत विचित्र सी बात थी, बड़ी विचित्र सी बात थी। हम सोचते थे कि एनर्जी, एनर्जी, मैंने हाथ को हिलाया, मैंने हाथ को हिलाया तो क्या हुआ? मेरे भीतर बायोलॉजिकल ऊर्जा थी। मैं बैगन खाया था, मैं अंडा खाया था, मैं टमाटर खाया था, उससे मेरे भीतर ऊर्जा आई थी। वो ऊर्जा मेरे भीतर रखी हुई थी, बायोलॉजिकल एनर्जी। मैं हाथ हिलाया तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गई, है कि नहीं? मैं हाथ इस तरह कर रहा हूं, ऊर्जा बाहर निकल रही है। लेकिन आइंस्टाइन दूसरी बात कर रहा, कहा ये सब मामला नहीं है। जो मास है ना, मास, मास को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये बात सुन के लोग बहुत चक्के हो गए। आइंस्टाइन जैसा आदमी 1905 में, कि मास को आप एनर्जी में बदल सकते हैं। तो यहाँ जो सूरज के अंदर जो मास है, ये जो मास है, ये एनर्जी में बदल रहा है। तो सूरज खुद ही एक हाइड्रोजन बम है यार। तो आज से तुम ये नहीं बोलोगे कि सूरज उग गया, क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बम उग गया। वो बम है। उसी बम की वजह से क्या हो रहा है? उसी बम की वजह से, इट्स अ हाइड्रोजन बम। ये जो है
ये एक बॉम्ब है, बॉम्ब। सूरज के अंदर विस्फोट हो रहा है। ध्यान रखो, सूरज के बाहरी सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है और सूरज के अंदर टेम्परेचर कितना है? 150 मिलियन, कुछ ऐसा केल्विन, बहुत ज्यादा। 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड शायद, ऐसा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा सूरज के अंदर। जिसको तुम पृथ्वी माता कहते हो, ये पृथ्वी माता बड़ी कोमल है, बड़ी करुणामयी है, फला है, ढिका है। हाँ, उसके भीतर क्या होता है? उसके भीतर भी आग जल रहा है केंद्र में, समझे? और ऊपर बाहर जो है कुछ हद तक, चलो यहाँ पानी है, ये है, वो है। तो भीतर से पानी जब आता है ना, तो तुम ये मत समझना कि पानी आ रहा है बड़ा भीतर ठंडा होगा। भीतर क्या होगा? बिल्कुल आग का गोला है भीतर, भीतर आग है। बाहर पृथ्वी पे खड़े हैं और बढ़िया से मोबाइल देख रहे हैं। खड़े किस चीज में हैं? आग पे खड़े, है कि नहीं? इस आग को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है ना? तो तुम ये समझना, तुम ये मत कहना कि पृथ्वी जो है सूरज के किनारे किनारे पृथ्वी घूमती है, ऐसा होता, ऐसी होती। सूरज के किनारे किनारे पृथ्वी घूमती है, बात ठीक है, सूरज के किनारे पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कहने से लग रहा है बहुत अच्छी चीज है, धरती हमारी माता है, ये है, वो है कि नहीं? लेकिन आग है सूरज के अंदर भी, आग है पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी आग है ना? पृथ्वी के अंदर भी आग है। तुम ये बताओ ध्यान से, तो तुमको ये बात महसूस हुई? कितने लोग इसको बात को महसूस होकर थोड़ा सा उनको अच्छा लगा? हाथ उठाइए। कि 1 मीटर को 1400 खरब टुकड़े में तोड़ोगे और उस वाले एक एटम को तोड़ोगे, तब हाइड्रोजन बम बन जाएगा, तब यूरेनियम से एटम बम बन जाएगा, नाइट्रोजन बम बन जाएगा। इस धरती को कई लाख बार खत्म करने के लिए एटम बम बना के सब पागल लोग बैठे हुए हैं। वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं और पागलों को दे देते हैं, ये लो तुम फोड़ो आराम से, है कि नहीं? तो इसलिए वैज्ञानिक लोगों को सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। खैर, मैं ये कह रहा हूं आपसे, थोड़ा विज्ञान की बात करूं। ये बताइए कि सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी का चक्कर, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है। ये सूर्य देवता है, हम लोग भारत में रहते हैं। बताइए कब गर्मी पड़ती है, कब ठंडी पड़ती है? जब सूरज के बिल्कुल पास जाते हैं हम लोग, भारत के लोग, तब गर्मी पड़ती है कि ठंडी पड़ती है? हाँ, ठंडी, ठंडी पड़ती है। लल्लू हो तुम, समझे? नहीं भैया, नहीं, ठंडी पड़ती है। जब सूरज से सबसे दूर होते हो तो गर्मी पड़ती है, ये बात जान लो। जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है तब भारत में ठंडी पड़ती है। कैसा लगा सुन के? कैसा लगा सुन के? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गलत, सही सही बोल रहा हूँ? चीखने चिल्लाने से अगर विज्ञान ठीक हो जाता तो तुम तो चीखने में सबसे ज्यादा माहिर हो। देखो आजकल सावन का महीना है, सब कोई भक्त बना घूम रहा है, चीख रहे हैं, कोई विज्ञान विज्ञान से लेना देना ही नहीं है। सूरज के जब सबसे करीब होती है पृथ्वी, तब भारत में ठंडी पड़ती है, समझे? और जब सूरज से सबसे दूर होती है तब भारत में गर्मी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बच्चे? खोजना, खोजना। तुम सोचते हो एकदम लल्लू की तरह, जैसे कक्षा 2 के बच्चे सोचते हैं कि जब ये दूर चला गया, तुम सोच रहे होगे, तुम ऐसे सोच रहे होगे कि यहाँ पर जाड़े का सीजन है, यहाँ आग जल रही है, मेरे मौसा जी यहाँ बैठे हैं और मेरे फूफा जी यहाँ बैठे हैं,
क्योंकि फूफा जी दूर बैठे हैं, इसलिए फूफा जी को गर्मी कम लग रही होगी, मौसा जी को ठंडी ज्यादा लग रही होगी। तुम ऐसे सोच रहे होगे ना। तो पृथ्वी और सूरज तुम्हारे मौसा और फूफा नहीं है, वहां मौसा और फूफा वाला नियम नहीं चलता है। तुम यही सोच रहे होगे ना कि यहाँ आग की लपट जल रही है, लो जला देते हैं आग की लपट, लो ये आग की लपट जल रही है, मेरे मौसा जी यहाँ बैठे हैं, आई मेरे मौसा जी यहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं, और मेरे फूफा जी यहाँ बैठे हैं। तुम सोच रहे हो कि किसको ज्यादा गर्मी लग रही होगी, मौसा जी को कि फूफा जी को? मौसा जी को, क्योंकि मौसा जी पास में है। तुम वही मौसा जी और फूफा जी वाला लॉजिक तुम उठा करके धरती माता और सूरज पे लगा दे रहे हो कि ये मेरे मौसा जी है, मेरे फूफा जी है। जब पास में है तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी, जब दूर जाएंगे तो ठंडी हो जाएगी। धरती और सूरज तुम्हारे मौसा और फूफा जी नहीं है, वहां ये लॉजिक नहीं चलता है। जब धरती बिल्कुल पास में होती है तो भारत में बहुत ठंडी पड़ती है, और जब धरती बिल्कुल दूर होती है तो भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसा क्यों है, दिखा सकते? ऐसा क्यों है, बताओ। हैं अपने जो है 23.5 डिग्री, पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी होती है। बात को समझे। मौसम बदलते हैं इसलिए नहीं, सूरज और धरती पास आते हैं। सन और अर्थ के दूर पास आने से उतना असर नहीं पड़ता जितना कि अर्थ अर्थ का जो सिरा इसके सामने है वहां गर्मी पड़ेगी, जो पीछे की तरफ है वहां ठंडी पड़ेगी। तुम्हें समझना। तो होता क्या है, जब पृथ्वी यहां आती है, 21 जून का दिन होता है, गर्म दिन होता है, समझे? सबसे सॉरी, 21 दिसंबर होता है, दिसंबर होता है, और यहाँ 21 जून होता है। तो भारत यहाँ पड़ता है सामने, तो सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। तो मौसम इसलिए बदलता है कि पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है ना? तुम बात को समझ रहे हो कुछ? चलो, तो दो तीन बातें तुम्हारे दिमाग में मैंने डाली। पहली बात तुम्हारी खोपड़ी में जो डाली गई है वो ये डाली गई है कि 1 मीटर को 100 खरब हिस्से में तोड़ोगे तब तुमको न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस को तोड़ोगे तब तुमको एटम बम मिलेगा। ठीक है? जिससे कि तुम आराम से 10 लाख लोगों की हत्याएं एक साथ कर सकते हो। 10 लाख लोग एक साथ मार दिए गए हिरोशिमा में और नागासाकी में। नाम सुने होंगे, गिराया अमेरिका ने था ये बम। ठीक है? बम बनने के 21 दिन के अंदर ये बम गिरा दिया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी में 10 लाख लोग मार दिए गए। पहली चीज दिमाग में ये जाने दो। दूसरी चीज दिमाग में ये जाने दो कि जब सूरज के बिल्कुल पास होते हो तुम, तब ठंडी पड़ती है भारत में, क्योंकि भारत तब इधर के हिस्से में आ जाता है, पीछे आ जाता है, इसलिए ठंडी पड़ती है। जब दूर जाते हो भारत सामने के हिस्से में आ जाता है, इसलिए गर्मी पड़ती है। ये बात समझ में आई? दो बातें दिमाग में गई। विज्ञान को ऐसा पढ़ो जैसे कोई नशा है, ये नशे की तरह है, ये रट्टू तोते की तरह नहीं। अलग अलग सब्जेक्ट, ये फिजिक्स की मेरी कॉपी है, ये केमिस्ट्री की मेरी कॉपी है, बायोलॉजी की मेरी कॉपी है, और गधे बन के बाजार में घूम रहे हैं। तुम देखो चीजों को, समझो कि हुआ क्या। ठीक है? ध्यान दो। और एक बात तुमको बताता हूं, ये है पृथ्वी, यहां से ऊपर मैंने एक मच्छर को पकड़ा और मैंने एक हाथी को पकड़ा, दोनों को समान ऊंचाई से गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। दोनों को मैंने समान ऊंचाई से गिरा दिया। मच्छर भी नीचे गिरा, मच्छर मर चुका है, उड़ा नहीं बीच में। हाथी भी नीचे गिरा। बताओ धरती पे कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन जल्दी गिरेगा? कौन जल्दी गिरेगा धरती पे? बताओ बच्चे।
दोनों ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। कौन टाइम ज्यादा होगा, T1 की T2? बराबर होगा, दोनों सेम टाइम में गिरेंगे। अच्छा, पृथ्वी किसको ज्यादा फोर्स से खींच रही है? पृथ्वी किसको ज्यादा फोर्स से खींच रही है? ज्यादा बल से खींच रही है हाथी को ना। तुम ये बताओ कि हाथी को ज्यादा फोर्स से खींच रही है तो हाथी पहले नहीं गिर रहा है? क्यों नहीं गिर रहा है पहले? आवाज नहीं आ रही? अब देखिए आवाज जा रही है, ठीक है। बताओ क्यों, क्यों दोनों में समय हाथी को ज्यादा फोर्स से खींच रही है? तो हाथी को पहले गिरना चाहिए ना। और आगे आओ, ध्यान से देखो, यहां सारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं जिनकी मैंने बात की थी, है ना। यहां दो लोग हैं, है ना, ऐसे नहीं। हाइड्रोजन यहां पे है, हीलियम यहां पे। इतने तरह के लोग पाए जाते हैं। लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ध्यान देना, बस मैं कुछ बातें करूंगा तुमसे ये, ठीक है, यही वाली। बेरिलियम, बोरान, 3 4 5 कार्बन, फिर नाइट्रोजन 6, फिर 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हुआ। मैग्नीशियम, बोरान, ठीक है, और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और हीलियम, नियान, आर्गन। तुम ध्यान दो, सब पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा सबसे हल्का जो है वो सबसे ऊपर जाके बैठा है। हाइड्रोजन सबसे ऊपर जाके बैठा है। ये इतने तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे ऊपर जा, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। 80% हाइड्रोजन है पूरे ब्रह्मांड में, 80% हाइड्रोजन है। मैग्नीशियम जो है वो पौधों में पाया जाता है, इसी से क्लोरोफिल बनता है, और इसी क्लोरोफिल से बच्चे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हो। पढ़े होगे तुम कक्षा 8 में, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हो। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से ऐसा होता है। बम बनाने के तरीके में लास्ट में यूरेनियम आता है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, ये सब बम बनाने के काम में आते हैं। इसलिए सारे देश इसको लेके झगड़ा करते रहते हैं। समझ में आई बात? मैग्नीशियम को लेके कोई झगड़ा करेगा क्या? नहीं। मैग्नीशियम तो पेड़ पौधों में कहीं से भी नोच लिए, बंदर की तरह से निकाल लिए, तो मैग्नीशियम को लेके कौन झगड़ा करेगा? नहीं। मैग्नीशियम तो समुद्र के पानी में है, तुम 1 टन पानी निकालो 4 किलो मैग्नीशियम निकलेगा, इतना ज्यादा मैग्नीशियम है, शरीर के लिए जरूरी है। जो कभी कभी आलू हरे हो जाते हैं, वो आलू का हरापन वो मैग्नीशियम के कारण होता है। समझ रहे हो बात को?
ये जो फास्फोरस है, पी इसका नाम है, और फास्फोरस को पी भी, मतलब पी को हम जो आदमी जो मूत्र त्याग करता है उस मूत्र को पी बोलते हैं, यूरिन को पी बोलते हैं। हमारे यूरिन में फास्फोरस पाया जाता है, हमारे यूरिन में फास्फोरस पाया जाता है। इसी क्लोरीन से आप 5,000 जर्मन लोगों के ऊपर, मतलब सोचो 5,000 जर्मनी के लोग, सेना जा रही है और आपने 5,000 लोगों पर छिड़काव कर दिया क्लोरीन का, वो 5,000 लोग मर गए, कितनी अच्छी बात है। इसी क्लोरीन का छिड़काव कर दिया आपने, यहां से सोडियम लिया और यहां से क्लोरीन ले लिया, सोडियम और क्लोरीन को मिला करके क्या बना दिया, नमक बना दिया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। इस हाइड्रोजन बम, अकेला हाइड्रोजन बम बना सकते हो, और इस ऑक्सीजन के साथ मिला करके पानी बना सकते हो, तो जीवन के लिए जरूरी भी है। हाइड्रोजन हर जीवित चीज में पाया जाता है, H2O, राइट। इस लिथियम से भी बम बना सकते हैं, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन बम बनाने में कौन कौन काम आता है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, और ये यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम। चूंकि हाइड्रोजन हर जगह उपलब्ध है, मैग्नीशियम हर जगह उपलब्ध है, इसको लेकर के कोई झगड़ा उनको लेके नहीं है, इनको लेकर के झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। पोटेशियम, मैंने बताया कि पोटेशियम की कमी से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आपका दिमाग जो है फट सकता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। यहां आइए, सिलिकॉन। सिलिकॉन कहां यूज होता है, अमेरिका, चीन और भारत में इसी को लेकर लड़ाई है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स की लड़ाई है। हम लोग उस लड़ाई से दूर हैं, हम लोग मोबाइल यूज करने वाले लोग हैं। सिलिकॉन जो है, इससे माइक्रोचिप बनती है, माइक्रोचिप। कई लोग चिप का मतलब वो चिप्स समझ रहे होंगे, अंकल चिप्स और लेज का चिप्स, चिप्स नहीं है भैया, माइक्रोचिप्स, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स होती हैं वो बनती हैं इससे, सिलिकॉन से। सिलिकॉन मतलब बालू, बालू को आप इस तरीके से प्रोसेस करते हैं। ग्लास भी सिलिकॉन से बनता है, जो शीशा आप देखे हैं वो शीशा भी सिलिकॉन से बनता है ना। तो सिलिकॉन से, शीशे से, शीशा भी सिलिकॉन से बनता है। माइक्रोचिप्स, इंटेल नाम की एक कंपनी है जो कि चिप्स, माइक्रोचिप्स बनाती है, जो हर साल, जो एलईडी बल्ब है, जो अभी घरों में एलईडी बल्ब जल रहा है, उसके पहले फिलामेंट वाला पीला वाला बल्ब जला करता था, याद है। वो पीला वाला बल्ब जो है एडिसन ने खोजा उसको, और वो माइकल फैराडे ने जो काम किया था उसके नियमों के बाद चलता है। जबकि ये बल्ब नहीं है, ये क्या है, बेसिकली एक जलने बुझने वाले इसमें एलईडीज है, ये बल्ब हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो आने वाले समय में सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये इसी पे बेस्ड है। और आपको पता होगा कि भारत में जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं, आईटी हब हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उस जगह को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। कार्बन को विष्णु भगवान बोलते हैं, इसके 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं विष्णु भगवान की तरह, और ये समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन समस्त जीवों में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन भी, ठीक है। ग्लूकोज बना लीजिए, सुक्रोज बना लीजिए, फ्रक्टोज बना लीजिए, क्लोरोफिल बना लीजिए, सारे जगहों पे मौजूद मिलेंगे। और जो सबसे लास्ट में इधर आते हैं, ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि तुम समझो बात को, थोड़ा और समझो। ये जो बिजली का आविष्कार हुआ, ये कहीं से क्या हुआ, मतलब समझो, बिजली कैसे आई, क्या हुआ होगा किसी आदमी के दिमाग में। यहां बिजली चमक रही है, 2 बादल है, एक बादल ये है, दूसरा बादल ये है, ये इस बादल से टकराया, बादलों के टकराने से साउंड पैदा हुई, वो साउंड भी तुम्हारी तरफ आया, और बादलों के टकराने से दो चिंगारी, 2 पत्थरों को टकराते हो तो चिंगारी भी पैदा होती है, लाइट भी पैदा हुई, लाइट भी पैदा हुई, साउंड भी पैदा हुई। तुम यहां नीचे खड़े हो, तुम्हारे पास कौन पहले आएगा, लाइट की साउंड, साउंड पहले आएगा। नालायक हो क्या एक नंबर के।
लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या, 3000 गुणे 10⁵ ठीक है। यानी तुम ये कह लो, मीटर किलोमीटर में बदल लो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाख होता है, 10⁵ मतलब लाख। 3 लाख, और ये मीटर था तो 3000 किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लाइट चल रही है। और साउंड चलता है 340 मीटर पर सेकंड से। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, बिहार परिवहन निगम जो बसें चलती हैं बहुत स्लो, तो साउंड चलता है 340 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और लाइट चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो तुम यहाँ नीचे खड़े हो तो बादल टकराया तो तुम्हारे पास पहले कौन आया, लाइट आई कि साउंड आया? कौन आया? लाइट आई। तो जब भी बिजली चमके तो क्या समझना चाहिए कि थोड़ी देर बाद गड़गड़ाहट सुनाई पड़ेगी, क्योंकि लाइट चली आई है, साउंड अभी रास्ते में है। लाइट तुम्हारी आंखों को देख लिए, साउंड आएगी तो तुम्हारे कानों को सुनाई पड़ेगी। क्या लाइट तुम्हारे कानों को सुनाई पड़ेगी क्या? और साउंड तुम आंखों से देख सकते हो क्या? लाइट दिखाई पड़ेगी आंखों से, साउंड सुनाई पड़ेगा कान से, है ना? तो जब भी तुमको लाइट दिखाई पड़े तो समझना बादलों की टकराहट में कि अभी हमें ध्वनि सुनाई पड़ेगी। राइट, ऐसा हुआ। अब बताओ कि इस बिजली का, ये बिजली एक जमाने में लंदन में क्या हुआ, लोगों के घर इतने बड़े होते थे, ये इतने बड़े बड़े घर हुए। चर्च इतना बड़ा होता था, जो ईसाइयों का प्रार्थना गृह था, चर्च के ऊपर इतना बड़ा डंडा लगा के उस तरह क्लास लगाए रहते हैं, देखे ना? जब बादल टकराते थे तो बिजली इस पे गिरती थी, और बिजली गिर करके यहां मकान तोड़ देती थी। तो जो नीचे लोग खड़े रहते थे, पादरी लोग, वो कहते थे कि भगवान नाराज हो गया है, भगवान नाराज हो गया है, ईश्वर नाराज हो गए हैं, इसीलिए बार बार चर्च पे बिजलियां गिर रही हैं। मनुष्य ईश्वर के धारणा में ही सोचता है, इसीलिए हमने ईश्वर के टर्म्स में बातें की। एक आदमी हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने कहा कि बेवकूफी की बातें मत करो, कोई ईश्वर नाराज नहीं है। चूंकि तुम्हारा जो घर है वो काफी ऊंचा है और बिजली वहीं गिरती है, लोगों के घर छोटे हैं इसलिए बिजलियां नहीं गिरती, तो तुम्हारा ऊंचा है इसलिए जो है बिजली गिरती है। और क्या किया, अगर आप यहाँ पे एक खंभा लगा दीजिए काफी लंबा, और उस खंभे से तार लेकर के जमीन पे जोड़ के यहाँ अर्थिंग कर दीजिए, और नीचे यहाँ कोयला नमक डाल दीजिए, तो कोई बिजली आपके घर पे नहीं गिरेगी। उपाय हो गया, भगवान खुश हो गए, क्योंकि जो बिजली गिरी वो इस पे न गिर के इससे अट्रैक्ट हो गई और यहां से अर्थिंग हो गया। इसीलिए बिजली जो गिरती है वो पेड़ों पे गिरती है, और पेड़ों पे गिरती है और ऊंची चीजों पे गिरती है, ऊंचे घरों पे गिरती है, पेड़ों पे गिरती है और ऊंचे घरों पे गिरती है, और वहां से वो अर्थिंग में चली जाती है। छोटे घरों पे बिजली नहीं गिरती है अमूमन, है ना? बेंजामिन फ्रैंकलिन पे बहुत नाराज हो गए चर्च वाले कि ये बहुत स्टूपिड किस्म का आदमी है। हम लोग कह रहे हैं कि भगवान नाराज हो गया है, और ये कह रहा है कि भगवान नहीं नाराज हो गया, बिजली आपका ऊंचा है इसलिए गिर रहा है। चर्च के लोग नाराज हो गए। उसने प्रूव किया, उसने अपनी जान पे खेला। वो एक बंद घर में गया, भीतर बैठा, यहाँ बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। उसने पतंग बनाया, पतंग गई ऊपर, पतंग यहाँ पे उड़ी, ठीक है, पतंग उड़ी। अब पतंग कागज की बना नहीं सकता था, पतंग किस चीज की बनाएगा वो? रेशम की पतंग बनाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेशम की पतंग बनाया, क्योंकि कागज बनाने से क्या होता, वो भीग जाता और जल जाता, मतलब भीग के खराब हो जाता। उसने रेशम की पतंग बनाई, रेशम की पतंग बनाई, यहां से रेशम का धागा ले आया, और यहाँ पे एक चाबी लटका दी, यहाँ पे एक चाबी लटका दी, और उसके बाद धागा जो है, रेशम का धागा नहीं था, उसके बाद से सिंपल कॉटन का धागा, कॉटन का धागा ले आया, खुद यहाँ खड़ा था। ये सूखा हुआ पार्ट था, कॉटन में बिजली दौड़ती नहीं, भीगा था ये सूखा था, और यहीं तक बिजली आई, पतंग पे बिजली आई, गिरी, और फिर यहाँ पे यहीं आके बिजली रुक गई। फिर इसने क्या किया, उसको पास लाया, बिजली स्टोर हुई उसमें, किसी मेटल से छुआ और उसको करंट लगा, तो पहली बार बिजली स्टोर हुई, पहली बार आदमी ने बिजली स्टोर की।
जो आप बैटरी में बिजली स्टोर करते हैं वो यहीं से बिजली स्टोर हो, है ना, बिजली यहीं से स्टोर हो। तो मेरा ये कहना है कि आप जो सोचते हैं जिन टर्म्स में, उन टर्म्स में सोचना शुरू करना बंद करना पड़ेगा। क्या चीज सोचना पड़ेगा? विज्ञान को रटने की तरह नहीं देखना पड़ेगा। विज्ञान को इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हम अगर 1 मीटर को 100 खरब टुकड़े में तोड़ते हैं तो एक न्यूक्लियस मिलता है। उसको फोड़ने से जो है, उसको तोड़ा आपने, उस तोड़ने की प्रक्रिया में आप एटम बम बनाते हैं, और वो एटम बम वो लोग यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं। ठीक है। सन क्या है? सन भी अपने आप में क्या है? एक बम ही है। सन एक हाइड्रोजन बम है बेसिकली। उसमें हर सेकेंड में 500 लाख टन हाइड्रोजन जल रहा है और 4 लाख टन हीलियम, वो मास नुकसान हो रहा है। जो बम फूटने से जो एनर्जी निकल रही है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है, और दूर कहीं हमारी पृथ्वी होती है, वो उस एनर्जी को रिसीव करती है। तीसरी बात, पृथ्वी खुद हमारी भीतर आग का गोला है, बाहर सतह पे भले ठंडी है। चौथी चीज कि जब हमें गर्मी पड़ती है तो हम यहाँ नहीं होते, पास जाने पे भारत में ठंडी पड़ती है क्योंकि भारत का हिस्सा इधर आ जाता है, और दूर जाने पे भारत में गर्मी पड़ती है क्योंकि भारत का हिस्सा इधर आ जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलिए, फिर आगे चलिए। मौसम बदलता है इसलिए नहीं कि सन की दूरी पृथ्वी से घट बढ़ रही है, नहीं। मौसम बदलता है इसलिए पृथ्वी अपने केंद्र से ऐसे ऐसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई उसकी परिक्रमा करती है। तो ऋतुएं बदलती है इस कारण, पृथ्वी के झुकाव के कारण, ना कि दूरी के बदलने के कारण। आगे आइए, थोड़ी सी बात मैंने पीरियाडिक टेबल की, ठीक है, कि हाँ इन दोनों में कौन पहले गिरता है। हाथी को ज्यादा फोर्स से खींचता जरूर है, मच्छर को कम फोर्स से खींचता है, लेकिन टाइम दोनों बराबर लेते हैं। ये बात आगे आपको समझ आएगी क्यों ऐसा है, ये सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, इस चीज को बोलते हैं पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं, करीब करीब पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी में 121 एलिमेंट्स हैं, है ना, 121 एलिमेंट्स हैं, और इनमें सबसे टॉप पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ठीक है, इधर सबसे कोने में हीलियम है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। मैग्नीशियम यूज होता है क्लोरोफिल के रूप में, ठीक है, क्लोरोफिल में यूज होता है मैग्नीशियम बनने में। सिलिकॉन जो है वो माइक्रोचिप्स में यूज होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर पानी बना देते हैं। बम बनाने में हाइड्रोजन, लिथियम और यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम का इस्तेमाल होता है। पोलोनियम कभी भी नेचुरल स्टेट में नहीं पाते हैं, पोलोनियम को बनाया जाता है, ठीक है। कार्बन के पास 4 हाथ होते हैं, इससे इसके पास एक बड़ी अच्छी गुण होता है, तो भी सीखना पड़ेगा। आगे बढ़िए। अगर दो बादल टकराते हैं तो आपके पास लाइट पहले आएगी, साउंड बाद में आएगी, है ना। अब उस लाइट को, जैसे आप जो बिजली बनती है उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, क्या ये जो दो बिजली टकरा रही है, क्या हम इसको स्टोर कर पाएंगे? तो ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार कही। तो उसने क्या कहा, कुछ लोग जो है लंदन में बोलते हैं कि चर्च में ऊपर बिजली गिरती थी, लोग भगवान के टर्म में सोचते थे कि भगवान नाराज है, छोटे घरों पे नहीं गिरती थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया कि नहीं, अगर आप लोहे का एक रॉड डाल के उस तीर तार बना करके कोयला नमक लगा दीजिए, बिजली नहीं गिरेगी। उसने एक प्रयोग किया, खुद को घर के भीतर रखा, पतंग ले गया, पतंग से रेशम लगाया, रेशम से एक चाबी लगाई, यहाँ पे कॉटन लगाया, खुद को सेफ रखा, लाइट यहीं तक आई, वो स्टोर हो गई चाबी में। बाद में उसने मेटल से छुआ और वहां पे स्पार्किंग थी। तो ये पहला पहला प्रयोग था जिसमें कि बिजली स्टोर हुई, इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का। मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट 1852 में या 1700 कुछ 52 में हुआ था। ये फिलाडेल्फिया नाम की एक जगह पे उसने ये काम किया था। किसी रशियन साइंटिस्ट ने भी बाद में इसको उपयोग किया, रशियन साइंटिस्ट की डेथ हो गई इसकी वजह, ठीक है, वो उसने प्रिकॉशंस नहीं रखा था। हम लोग ये सोचते हैं, ठीक है, यानी कुल जमा बात यह है कि विज्ञान शुरू करने से पहले, मैं तुम्हें केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाने से पहले 9th-10th में का सिलेबस केवल इतना है कि 2 महीने का सिलेबस है। साइंस का सिलेबस 2 से 3 महीने का सिलेबस, और बड़ा ऊल जुलूल सा सिलेबस है। तो मैं चाहता ये हूँ कि तुम्हें ऊल जुलूल सी चीज़ों में ढकेलने से पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें डाल दूं, तुम्हें लगे कि सोच, तुम्हारे भीतर एक आग पैदा हो जाए कि तुम सोचना शुरू करो उस चीज़। बात समझ रहे हो हमारी?
मुझे सोचने वाले लोग चाहिए केवल, जिनके दिमाग में सवाल हो, जिनको रटना हो। जिन्हें रटना हो उनसे तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। जिन्हें थोड़ा बहुत सोचना हो, समझना हो, जिन्हें विज्ञान से थोड़ा प्यार होने लगे, जो चीज़ होने लगे, तो इसी पे बात करेंगे, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि परसों से हम शुरू करेंगे। 9th के बच्चों को क्या साइंस पढ़ाएं, परसों से मैं पीरियाडिक टेबल ही शुरू करूंगा, केमिस्ट्री की ही बात मैं शुरू करूंगा, और सर मैथ्स पढ़ाते रहेंगे, ठीक ना। तो केमिस्ट्री में ही आगे चलूंगा, थोड़ा तुम्हारा दिमाग खुलेगा, कुछ एलिमेंट्स की हिस्ट्री बताऊंगा, कुछ चीज़ खुलेंगी। धीरे धीरे तुम पाओगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा कठिन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि ऑलरेडी मेरी 2 बजे से क्लास थी, तो आज मैं इतनी ही क्लास लूंगा। परसों मिलते हैं, परसों आपकी क्लास होगी। हाँ बोलिए। हम लोग परसों मिलेंगे फिर, ठीक है ना। अब परसों मिलेंगे, क्योंकि आज सर के यहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है। लोग परसों सुमित आकाश जी बात कर लीजिए, सुमित सर के यहाँ अगर ले सकते हो तो ले लें, ठीक ना। चलिए, थैंक यू सो मच।